बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सेल इंजरी। स्टार्ट करते हैं सेल अडाप्टेशन से। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल अडाप्टेशंस आर रिवर्सिबल चेंजेस। जब भी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंज आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सेलुलर अडाप्टेशन, बट दिस इज़ रिवर्सिबल। सो डैट जब आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो सेल वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में चला जाता है। तो सेलुलर अडाप्टेशन क्या होती है? दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल। और ये कब आती है? जब स्ट्रेस आता है, या तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा या कम होगा या स्ट्रेस चेंज होगा। क्लियर? अब ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। पैथोलॉजिकल जो डिजीज़ करवाती है। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में एग्जांपल है प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस की इनलार्जमेंट होती है हाइपरट्रॉफी से और हाइपरप्लेजिया से। और जो पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल में ये है कि अगर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगा, आफ्टर लोड ज़्यादा है, आफ्टर लोड होने की वजह से हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। एक बात रट्टा मार लेना कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा या परसिस्टेंट होगा तो जो अडाप्टेशन होती है वो सेल की इंजरी करवा देती है। और जो सेल की इंजरी होती है पहले रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर आप ठीक ना करें तो वह इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट होती है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी कैन कॉज सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अडाप्टेशन है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर? अब सेल का साइज कैसे बढ़ेगा? सेल का साइज ऐसे बढ़ेगा कि सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन जाएगी और ऑर्गेनेलीज का नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ेगा। और जब सेल का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। एग्जाम्पल इज जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनमें स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है एंड दे आर रिवर्सिबल। इसके बाद है, अच्छा रट्टा मारना, हाइपरट्रॉफी उन टिश्यूज में होगी जिनमें स्टेम सेल्स यूजुअली नहीं होते, क्योंकि अगर स्टेम सेल्स होंगे वो तो प्रोलिफरेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। अब सेल का नंबर कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जो स्टेम सेल्स है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं या पहले से डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। एंड वंस अगेन सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, विच कैन कॉज डिस्प्लेजिया। और अगर डिस्प्लेजिया ना ठीक किया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कैंसर करवाता है, एक्सेप्शन इज BPH विच डजंट कॉज कैंसर। नेक्स्ट इज एट्रफी। एट्रफी में जो टिश्यू या ऑर्गन का साइज है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? ऐसे कम होता है कि सेल का साइज और सेल का नंबर दोनों कम हो जाएगा। अब सेल का साइज कैसे कम होगा? दो मैकेनिज्म से। नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। नंबर 2 साइटोस्केलेटन टूटेगा, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आती है। साइटोस्केलेटन टूटेगा यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे से। और दूसरा मैकेनिज्म है ऑटोफेजी। इन तीन पाथवे से यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, ऑटोफेजी, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इससे सेल का साइज कम हो जाएगा। एपोप्टोसिस से सेल का नंबर कम हो जाएगा। तो ये होती है एट्रॉफी। अब एट्रॉफी हो सकती है जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इमोबिलाइजेशन की है, जिसकी वजह से डिसयूज एट्रॉफी हुई है, या टिश्यू की तरफ नर्व सप्लाई कम हो गई है, तो जिसको बोलते हैं डीनर्वेशन एट्रॉफी। ब्लड सप्लाई कम हो गया, हार्मोनल स्टिमुलेशन ख़त्म हो गया है, या पुअर न्यूट्रिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया वन सेकेंड रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन इसमें एक सेल होता है वो दूसरे सेल से रिप्लेस हो जाता है, रिवर्सिबल होती है। क्या मैकेनिज्म है? इसमें जो स्टेम सेल्स हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग होती है कि कई और दूसरे टाइप के सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं और ये सेल्स स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसमें एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस होगा विच कैन अडेप्ट टू अ न्यू स्ट्रेस। अब इसके क्या कॉज हो सकती है या क्या एग्जांपल्स हो सकती है? इसोफेगस में एग्जांपल है बैरेट इसोफेगस। नॉर्मली इसोफेगस के एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होती है, लेकिन जब एसिड रिफ्लक्स होता है
GERD की वजह से, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो ये एपिथेलियम इंटेस्टिनल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं। नंबर 2, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर क्या होता है, जो बंदे टोबैको स्मोकिंग करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर किसी पेशेंट को परसिस्टेंट हाइपरप्लेजिया है या डिस्प्लेजिया है, वो किस में परसिस्टेंट हाइपरप्लेजिया है या मेटाप्लेजिया है, वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिस्प्लेजिया है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बैरेट इसोफेगस की वजह से इसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा भी हो जाएगा। अब जो मेटाप्लेजिया है वो ना सिर्फ एपिथेलियल सेल में होता है बल्कि वो कनेक्टिव टिश्यू या मीजनकाइमल सेल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल कि ट्रॉमा के बाद मसल्स के अंदर हीमाटोमा बनता है, वो हीमाटोमा बोन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मायोसाइटस ओसिफिकेन। तो मेटाप्लेजिया कनेक्टिव टिश्यू का भी होता है और एपिथेलियम का भी होता है। लास्ट इज डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब है डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ, सेल की जो ग्रोथ है वो डिसऑर्डर्ड हो गई है। अब ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, यानी अगर आपने ना ठीक किया तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज़ नॉट अ ट्रू अडेप्टिव, क्योंकि ये पैथोलॉजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है। रट्टा मारना, जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होते हैं उनमें 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 प्लियोमॉर्फिज्म, कि उनका सेल और साइज में यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर 2 लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, के इनकी एक एपिकल सरफेस होती है, बेसल सरफेस होती है, ये ओरिएंटेशन खत्म हो जाती है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा और क्रोमेटिन क्लम्प हो जाएगा। तो ये 4 चेंजेस होती है डिस्प्लेजिया में। अब डिस्प्लेजिया 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जो माइल्ड मॉडरेट होता है वो रिवर्सिबल होता है बिकॉज इट डजंट इन्वॉल्व इंटायर एपिथेलियम। क्लियर? जो माइल्ड होता है वो लोअर 1/3 को इन्वॉल्व करता है, मॉडरेट लोअर 2/3 को इन्वॉल्व करता है, और ये रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जो सीवियर डिस्प्लेजिया होता है वो इरिवर्सिबल होता है, कंप्लीट एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है। ना ठीक किया तो कार्सिनोमा इन सिटू होगा, और उसको ना ठीक किया तो कैंसर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेजिया होता है वो 2 ही कंडीशन से मोस्टली होता है, परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया या फिर पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो ये था सेल अडाप्टेशन। ठीक हो गया, सेल अडाप्टेशन। अब इस डायग्राम में सारी चीज़ें बताई हुई है कि अगर सेल अडाप्ट नहीं कर सकेगा तो इंजरी हो जाएगी। पहले रिवर्सिबल इंजरी होती है, फिर वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट होती है, और फिर वो क्या करवाती है, सेल डेथ करवाती है वाया नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो ये नॉर्मल सेल्स थे। अगर सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो डिस्प्लेजिया, सेल की टाइप चेंज होती है मेटाप्लेजिया। क्लियर? या फिर सेल की टाइप और स्ट्रक्चर दोनों चेंज होता है, दिस इज न्यूप्लेजिया। तो ये तीनों में डिफरेंस है, टाइप मेटाप्लेजिया, स्ट्रक्चर डिस्प्लेजिया, टाइप एंड स्ट्रक्चर न्यूप्लेजिया। और अगर ये परसिस्टेंट रहा तो ये क्या करवा देगा, ये डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, कैंसर करवा देगा। तो ये था हमारा इसके बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेल इंजरी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर? सेल इंजरी के बारे में। अब जो सेल इंजरी होती है 2 तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब सेल इंजरी कब होती है, जब सेल के ऊपर स्ट्रेस होता है, वो अडाप्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का स्ट्रेस हो गया है। इनिशियली जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल होती है, डैट मीन्स इफ़ स्टिमुलस इज रिमूव्ड सेल कैन रिकवर। लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है वो सेल डेथ करवा सकती है वाया एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। क्लियर? तो हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, पहले इनका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, जब सेल की इंजरी होती है तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जब सेल की इंजरी होती है तो सेल में एनर्जी प्रोडक्शन वाले पाथवे काम करना बंद कर जाती है, एटीपी कम होगा। जब एटीपी कम होगा तो जो पंप्स होते हैं, कैल्शियम एटीपीएस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर एंटर होगा, कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा, अपने साथ पानी ले आएगा, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग होती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोपिक चेंजेस। अब जो सेल के अंदर स्वेलिंग होती है वो साइटोसोल की स्वेलिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपिरेटस, इन सब की स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये था, यानी जो हॉलमार्क होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का वो होता है सेलुलर स्वेलिंग होती है। फिर इसके बाद हम बाकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़ लेते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। जो राइबोसोम्स होते हैं या जो पॉलीसोम्स होते हैं वो डिटैच हो जाएंगे, जब डिटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी, इंटैक्ट होगी। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, दिस इज कॉल्ड पिक्नोसिस। इसके बाद जो सेल का फंक्शन
फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लाइक जो मायोकार्डियल सेल है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगी आफ्टर 1 to 2 मिनट ऑफ इस्कीमिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइलिन फिगर्स। अब ये माइलिन फिगर्स कैसे बनती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, उसकी परऑक्सीडेशन से माइलिन फिगर्स देखने को मिलती है। इसके बाद है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से साइटोसोलिक एंजाइम्स प्लाज्मा में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो कैल्शियम होता है, जब मेम्ब्रेन डैमेज हुई है तो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आएगा और वो लाइसोसोमल एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, वो सेल को खाना शुरू कर देंगे। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा या डिसफंक्शन होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, एटीपी कम होगी, लाइसोसोम रप्चर हो गए, एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे और उनको एक्टिवेट करेगा कैल्शियम और ये सेल को खा जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियस डिग्रेडेशन। पहले न्यूक्लियस की कंडेंसेशन होती है, दिस इज पिकनोसिस। फिर न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होती है बाय एंडोन्यूक्लियसिस, दिस इज कॉल्ड कैरियोरेक्सिस। और लास्ट में न्यूक्लियस की डिसोल्यूशन होती है विच इज कैरियोलाइसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमार्फस डेंसिटीज देखने को मिलती है। तो ये हॉलमार्क आपने नोट कर लेने हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल की स्वेलिंग होती है, इरिवर्सिबल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स वगैरह मैंने बता दिया है, तो ये डायग्राम वगैरह भी देख लेना जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडिमा। एडिमा का क्या मतलब है? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया है। अब एडिमा दो तरह का होता है, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा मतलब अगर आप थंब से प्रेस करोगे पिट अपीयर होता है, दिस इज पिटिंग एडिमा विच इज़ यूजुअली बायलैटरल। और नॉन पिटिंग एडिमा के अंदर पिट क्रिएट नहीं होता। अब जो पिटिंग एडिमा है उसके कॉजेज़ के अंदर कार्डिक कॉजेज़ है, हेपेटिक कॉज है, नेफ्रोजेनिक कॉज है, कुछ ड्रग्स होती है, डाइट है और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल लाइक प्रेगनेंसी। अब कार्डिक कॉजेज़ में अगर राइट हार्ट फेल होता है तो सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वेंस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और एडिमा देखने को मिलेगा लोअर लिम्स में। जब सिरोसिस होती है तो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, या जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें एल्ब्यूमिन यूरिन में लॉस होगा। जब एल्ब्यूमिन लॉस होता है या कम होता है तो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ड्रग्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खास तौर पर जो निफिडिपिन आ जाती है और इमाटिनिब इज़ यूज्ड फॉर CML। और डाइट्स में वीगन्स है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है और प्रेगनेंसी है जिसमें फ्लूइड की रिटेंशन होती है। इसके बाद यूनिलैटरल नॉन पिटिंग एडिमा है। अब इसके 3 मेजर कॉजेज है, लिम्फ एडिमा, एंजियोएडिमा एंड थायराइड इलनेस। अब लिम्फ एडिमा किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है? फॉर एग्जांपल जब ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसी होती है तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डर्मल लिम्फेटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करता है जिसकी वजह से पुअर डी ऑरेंज होता है। नंबर 2, अगर आप ब्रेस्ट कैंसर में मास्टेक्टमी करते हैं या रेडियोथेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से लिम्फेटिक चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिससे क्रॉनिक लिम्फ एडिमा होता है एंड दिस कैन लीड टू क्यूटेनियस एंजियोसार्कोमा विच इज कॉल्ड स्टुअर्ट-ट्रैवल सिंड्रोम। नेक्स्ट कॉज इज एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा मतलब वेसल से रिलेटेड है। अब इसके 2 कॉज होते हैं, हेरिडेटरी और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में तो एस इनहिबिटर्स होती है जिनकी वजह से एंजियोएडिमा होता है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन, और हेरिडेटरी के अंदर C1 एस्ट्रेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसमें भी ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा होता है। इसके बाद थायराइड डिजीज़ के अंदर 2 तरह का एडिमा होता है, एक होता है प्रीटिबियल मिक्सोडीमा और दूसरा जनरलाइज्ड मिक्सोडीमा। जो प्रीटिबियल मिक्सोडीमा है वो ग्रेविस डिजीज़ में होता है, इसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, और जनरलाइज्ड मिक्सोडीमा हाशिमोटो थायराइडाइटिस में होता है विच कैन कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम, वाइल ग्रेव्स डिजीज़ कैन कॉज ऑप्थेल्मोपैथी, डर्मोपैथी। तो ये एडिमा के बारे में पढ़ लिया है सारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस आता है। तो एपोप्टोसिस क्या है? दिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है या सेल सुसाइड भी कहते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे है। ओके, तो आई थिंक सो हमें एपोप्टोसिस एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहिए बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी।